पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर हमला किया गया ऐसे हालातों में जब वो भाग ना सके। तो ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी को देखते हुए तमाम नेता अपनी राय प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे जिस वोट बैंक पर उनका अधिकार था, उनका हक था, समर्थन हमेशा से जिस समुदाय का उन्हें मिलता था, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने उस कह सकते वोट बैंक को पूरी तरीके से कम करने का काम कर दिया। और राज्य की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी बनती है और उन पर यह जिम्मेदारी है। और अगर किसी नेता पे इस तरीके का जानलेवा हमला होता है तो राज्य के मुखिया होने के नाते यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को न केवल हालचाल पूछना चाहिए बल्कि मामले की जांच के आदेश भी देने चाहिए। दूसरा नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भूचाल आ गया है जब से जानलेवा हमला हुआ है भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर। चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ, उस हमले की निंदा की गई है तमाम विपक्षी दलों की तरफ से और मांग की जा रही है योगी सरकार से कि उन्हें Z+ सुरक्षा दे देनी चाहिए। और ऐसे में देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का इस मामले में अब तक कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षा अब दी जा सकती है। और इस बीच यहाँ पर देखा जाए तो चर्चा का विषय बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि 28 जून के दिन चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया गया। कुछ अज्ञात हमलावरों की तरफ से उन पर गोलियां चलाई गई। एक गोली चंद्रशेखर आजाद को छूकर चली गई, वह घायल हो गए और उन्हें तुरंत ही सहारनपुर के जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया गया तब चंद्रशेखर आजाद ने मायावती पर जमकर तंज कसा और साथ ही साथ उन्हें अपनी मां समान बताते हुए भी देखे गए। तो ऐसे में देखा जाए चंद्रशेखर आजाद यहां पर मायावती पर दो तरह से यहां पर टिप्पणियां करते हुए नजर आए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का कहना रहा कि वह मां के समान है और चंद्रशेखर आजाद का यह भी कहना रहा कि वह तो आशीर्वाद देती है, उनका और मेरा बॉन्ड काफी अलग है। लेकिन दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद ने मायावती पर जमकर तंज भी कसा। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से ऊपर, और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो सालों को, ये वही उसी वो उपजाऊ हो रही है। देखिए बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इसमें कोई शायद बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं। मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसकी जो जान पे जिसकी बनाई है वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता हूं। लगभग सभी दलों के लोग आपसे मिलने आए हैं, कैसा देखते हैं? क्या नहीं, मैं उनका भाजपा के भी विधायक आए हैं। मैं कह रहा हूँ बस सबका धन्यवाद करता हूँ, मगर ये है मैं ये प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री उस पर ध्यान देना चाहिए। बात चंद्रशेखर की नहीं है, बात इस प्रदेश में हो रही हजारों बहनों के साथ जो अस्मतें लुट रही है, हर महीने रेप हत्याएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, सब उन पर वो करता है। तो वो मुख्यमंत्री पद में बैठे हैं, अगर वो इसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो क्या फायदा, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आप ठीक है, डिस्चार्ज किया जा रहा है? हाँ ठीक। आपके कार्यकर्ताओं ने आज जो है जगह जगह ज्ञापन दिया है, सहारनपुर में दिया। अगली रणनीति क्या रहेगी? कोई रणनीति नहीं, पार्टी के सीनियर लीडर जो तय करेंगे, हम लोग उस पर काम करेंगे। और दूसरा, मेरे पीठ में जहाँ गोली लगी है वहाँ ड्रेसिंग जारी है, ठीक है, पहले से आराम है, बस एक जलन और घाव है, जख्म वो तो है ही, सांस लेने में दिक्कत थी, बीपी जो है फ्लक्चुएट हो। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर मायावती पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं क्या मायावती अब चंद्रशेखर आजाद के मामले में चुप्पी तोड़ती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। सवाल यहाँ पर हम लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा इस मामले में। क्या वाकई में बीएसपी पूरे तरीके से समर्थन में दिखाई देगी चंद्रशेखर आजाद के, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के लिए यहाँ पर तमाम विपक्षी दल खड़े हुए हैं। प्रज्ञा, आप भी जानती हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने यह बात भी कही कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने उन्हें फोन किया। दूसरी ही तरफ उनका कहना यह भी रहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन तक नहीं किया, और दूसरी ही तरफ मायावती कुछ नहीं बोली। लेकिन बीएसपी के जो सांसद हैं रितेश पांडे, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और सुरक्षा की मांग करते हुए भी नजर आए और इस हमले की उन्होंने निंदा की है। आपको क्या लगता है, क्या मायावती वाकई में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है उस पर वह बोलती हुई नजर आएंगी, अगर राजनीतिक मुद्दों से हटकर अगर बात की जाए? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर मुझे वाकई में लगता है कि जहाँ एक और कई ऐसे नेता जो चंद्रशेखर आजाद के
राजनीतिक बयानों पर उनकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उन पर जो हमला हुआ है वो वाकई में बहुत ज़्यादा निंदनीय, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद कार में थे और साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर हमला किया गया ऐसे हालातों में जब वो भाग ना सके, तो ये काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी को देखते हुए तमाम नेता अपनी राय प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आखिरकार मायावती कुछ क्यों नहीं बोल रही है, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या वाकई में जिस तरीके से दलित समुदाय को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद खुलकर अपनी राय रखते हैं, ऐसे में मायावती यहाँ पर घबरा रही हैं? क्योंकि हमेशा से देखा गया कि जो दलित समुदाय है या फिर जो उनका वोट बैंक है वो हमेशा से मायावती के पक्ष में रहा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के राजनीति में आने के बाद क्या मायावती घबरा रही हैं कि हमेशा से जिस वोट बैंक पर उनका अधिकार था, उनका हक था, समर्थन हमेशा से जिस समुदाय का उन्हें मिलता था, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने उस कह सकते वोट बैंक को पूरी तरीके से कम करने का काम कर दिया और ये नाराजगी हो सकती है कुछ ना बोलने। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा प्रज्ञा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं कि इस मामले में उनका हस्तक्षेप देखने को मिले, और दूसरी ही तरफ देखा जाए योगी सरकार की तरफ से यह हवाला दिया जा रहा है कि अब उन्हें सुरक्षा दी जा सकती है। इन दोनों ही सवालों पर आपकी क्या राय रही? देखिए, यहाँ पर मुझे वाकई में लगता है कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया है वो वाकई सही है। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगा है, क्योंकि देखिए राजनीतिक अगर हम यहाँ पर देखें कि राजनीतिक लिहाज से हमेशा पार्टियों में नेताओं के बीच मतभेद देखे जाते हैं, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो इस वक्त सत्ता में है, राज्य की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी बनती है और उन पर यह जिम्मेदारी है। और अगर किसी नेता पे इस तरीके का जानलेवा हमला होता है तो राज्य के मुखिया होने के नाते यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को न केवल हालचाल पूछना चाहिए बल्कि मामले की जांच के आदेश भी देने चाहिए। दूसरा सवाल आपका द्रौपदी मुर्मू को लेकर, देखिए इससे पहले भी कई मुद्दों पर हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपे गए, मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया, लेकिन उनकी खामोशी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि जिस तरह से खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समुदाय से आती है, यानी वो हमेशा से कहती हैं कि मैं जिस समुदाय से आई हूं इस पद पर आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है फिर आखिरकार वो क्यों उन लोगों का, उन नेताओं का समर्थन नहीं कर रही है जो अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे निचले तबके से उठ करके आए हैं और राजनीति में अपना एक खास वर्चस्व बना रहे। तो ये काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार इन तमाम मुद्दों में जहां हर कोई अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति होने के नाते वो अपनी राय को रखे, उनकी खामोशी काफी सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार वो इस तरह के मुद्दों पर कुछ भी क्यों नहीं बोलती हुई दिखी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा। जैसा कि यहाँ पर प्रज्ञा ने अपनी बात रखी है, अब यहाँ पर यही देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर क्या वाकई में मायावती चुप्पी तोड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सवाल बार बार यहाँ पर मायावती को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मायावती इस मामले में क्यों कुछ नहीं कह रही है। आगे आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा मायावती को लेकर और साथ ही साथ योगी सरकार पर उन्होंने किस तरीके से तंज कस दी। कैसे रोकूं इस अन्याय को? मेरी बहन ओम प्रकाश रैगर की से बड़ी वाली छोटे वाली गुड़िया यहाँ बैठी है। जब मैं आया था मेरे गले लग के उसकी आंखों में भावुकता थी। मुझे उस दर्द की ज्यादा परवाह है कि वो दर्द कैसे कम होगा। वो दर्द एक तरीका ही है कम करने का, और जो आप मांग रहे हो सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, मत मांगो सुरक्षा। इन नालायक सरकारों से कोई सुरक्षा मत मांगो, आप सुरक्षा तंत्र खुद बनो। सुरक्षा मांगने वाले नहीं, सुरक्षा देने वाले बनो। मेरे लोगों अपनी ताकत को समझो। मैं इसको क्या जवाब दूं? आप बताओ, मैं इसको क्या जवाब दूं? मैं कार्तिक भील की पत्नी को क्या जवाब दूं? मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था। मैं जितेंद्र मेघवाल के परिवार को क्या जवाब दूं? मैं राजस्थान में आके क्या बड़ी बड़ी बातें करूं जब मैं न्याय नहीं दिला पा रहा हूं। आपने सामाजिक न्याय सम्मेलन रखा, हमारे किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी मुझसे पहले बोले होंगे। हम न्याय नहीं ले पा रहे राजस्थान में, तो सामाजिक न्याय कहां से मिलेगा? सामाजिक न्याय का मतलब समझते हो? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हिस्सेदारी। धन धरती राजपाट में आपकी हिस्सेदारी, चाहे वो साधन हो, संसाधन हो, राज सत्ता हो, नौकरी हो, जमीन हो, हर काम में आपकी हिस्सेदारी। आपको लगता है हिस्सेदारी मांगने से मिल जाएगी? आपको लगता है हिस्सेदारी अपील करने से मिल जाएगी? आपको लगता है हिस्सेदारी किसी के पैर छूने से मिल जाएगी? एक तरीका है लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेने का,
वो ये तरीका है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से आपको दिया। वोट का ताकत, वोट की शक्ति, वोट की शक्ति के बिना कोई तरीका नहीं सामाजिक न्याय मिल जाए। अगर ये सरकारें सामाजिक न्याय देना चाहती तो आप सोचो कि चुनाव होते हैं, सरकारें बनती है, सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिलता? बताओ, किसान को उसकी फसल का दाम मिल रहा है क्या? सरकार आती है, किसान कागज लेके दफ्तरों में खड़ा रहता है। नौजवान को रोजगार मिल रहा है क्या? सीएचए की भर्ती वालों जिनके चक्कर में बच्चों के मैं जेल गया, उनको लाठे मारी सरकार ने। अगर नौजवान रोजगार के लिए आता है, सरकार पे जवाब नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पे बात करोगे, जवाब नहीं है। गरीबों की ताकत वो लोग जमीन छीन रहे, जवाब नहीं है। मैं भी गया वहां नवलगढ़, किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दी, उसमें हिस्सा मजदूरों का भी था, क्योंकि किसान की जमीन पे किसान मालिक नहीं होता अकेला। किसान को तो मुआवजे की भी बात होती है, लेकिन उस किसान की खेती से जिनके घर चलते हैं, जिस किसानी से लोगों के रोजगार चलते हैं, उनकी हिस्सेदारी भी होती है। उनका भी सब कुछ चला गया। आजाद भारत में कुछ बंटवारा नहीं हुआ। ना जिन पे जमीन थी उनको जमीन मिली, ना जो जिन पे उद्योग थे उनको उद्योग मिले, ना जिन पे रोजगार था उनको रोजगार मिले। अगर मिला तो ये मिला कि जब भी हक की आवाज उठाई तो लाठियां मिली, गोलियां मिली, जेल मिली, मुकदमे मिले, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, अपमान हुआ। और अगर किसने आवाज खोली तो उसका स्वागत गोलियों से हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं जालिमों को, ना आपकी गोलियों से मेरी आवाज कमजोर पड़ी ना पड़ेगी। मैं कल भी हिस्सेदारी अधिकारों के लिए लड़ रहा था,